वेलकम है आप सभी का हमारे चैनल लॉवाइन में। आज का हमारा टॉपिक है नेचुरल जस्टिस। आज हम नेचुरल जस्टिस के बारे में पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे, तो बने रहें हमारे साथ अंत तक। स्टार्ट करेंगे। नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो कि फेयरनेस, इक्विटी एंड इम्पार्शियलिटी को डिफाइन करता है, रिफर करता है, जो कि गवर्न की जाती है जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स के थ्रू। नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स इंश्योर कराते हैं कि जो डिसीजन लिया गया है उसमें कोई आर्बिट्रेरीनेस नहीं है। द टर्म नेचुरल जस्टिस इट डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन फ्रेज जस्ट नेचुरली कहते हैं, जिसका मीनिंग होता है लॉ ऑफ नेचर। नेचुरल जस्टिस मीन्स इंश्योरिंग फेयरनेस इन डिसीजन मेकिंग बाय प्रोवाइडिंग अ फेयर हेयरिंग एंड एलिमिनेटिंग बाइस, यानी कि कोई पक्षपात नहीं होता है, एक फेयर हेयरिंग होती है। Next point, natural justice consists of procedural principles developed by courts to prevent injustice. Even when statutes are silent, these principles are implied to ensure fairness. यानी कि जो प्रोसीजरल प्रिंसिपल्स होते हैं, अगर वो साइलेंट हैं तो भी ये प्रिंसिपल्स वर्क करेंगे, यानी कि हम नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को हर डिसीजन में फॉलो करते हैं। नेचुरल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का बैकबोन है। इंश्योर कराता है कि कोई भी पर्सन अनहियर्ड नहीं रहेगा, यानी हर एक पर्सन को सुना जाएगा, हर एक पार्टी को सुना जाएगा। एंड जस्टिस इज डिलीवर्ड इम्पार्शियली, बिना पार्शियलिटी के जस्टिस डिलीवर होगा टू द पार्टीज, टू द मेंबर्स। लेट्स सी सम एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स देख लेते हैं। फेयर हियरिंग होती है, ठीक है। इम्पार्शियल डिसीजन मेकर होता है, यानी कि एक पार्टी के हित में नहीं होगा। एडवोकेट नोटिस मीन्स पार्टी इज इंटाइटल टू रिसीव नोटिस। दोनों पार्टीज को एविडेंस प्रेजेंट करने का अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। क्रॉस एग्जामिनेशन की भी उनके पास राइट होती है पार्टीज के पास। लीगल रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट एलिमेंट है रीजन्ड डिसीजंस, मींस रीजन इज द सोल ऑफ जस्टिस। एंड नेचुरल जस्टिस में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए एंड गुड फेथ में वर्क किया जाना चाहिए। नेचुरल जस्टिस को और अच्छे से समझने के लिए कुछ हम लैंडमार्क केसेस देखेंगे। पहला है बैल्डविन का केस, जिसमें फेयर हेयरिंग की नेसेसिटी को इस्टेब्लिश किया गया है। सेकंड कॉपर का केस है, जिसमें बोला गया है कि नेचुरल जस्टिस तब भी अप्लाई होंगे जब स्टैट्यूट्स यानी कि लॉज साइलेंट रहेंगे, तब भी अलाउड होंगे, तभी वो एप्लीकेबल होंगे। फिर नेक्स्ट AK कराईपक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, विच ब्लर्ड द डिस्टिंक्शन बिटवीन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड क्वासी जुडिशियल फंक्शंस। फिर मनिका गांधी का केस है, मनिका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें बोला गया जो प्रोसीजर जो होते हैं वो मस्ट बी फेयर होने चाहिए, जस्ट होने चाहिए, रिजनेबल होने चाहिए। एग्जाम्पल्स देखेंगे नेचुरल जस्टिस के। पहला, डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, मीन्स किसी एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर दिया जाता है उसे सुने बिना ही। कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस, अथॉरिटीज मस्ट इशू अ शो कॉज नोटिस। थर्ड एग्जाम्पल, यूनिवर्सिटी डिसिप्लिन, यानी कि स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो अपने आप को डिफेंड कर सके। ब्लैकलिस्टिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स, यानी कि प्रायर नोटिस और हियरिंग का चांस उन्हें भी मिलना चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर्स को भी मिलना चाहिए उन्हें ब्लैकलिस्ट करने से भी पहले। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। नेचुरल जस्टिस के भी कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, यानी कि एट रेयर ऑफ द रेयर केसेस में नेचुरल जस्टिस को हम एक्सक्लूड कर सकते हैं। जब कौन कौन से सर्टेन सर्कमस्टांसेस होते हैं। पहला है स्टैट्यूटरी एक्सक्लूशन, जब लॉ ही एक्सक्लूड कर दे उसे। सेकेंड, इमरजेंसी सिचुएशन, यानी कि जहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो रहा होता है तब हम वहाँ पे अर्जेंट एक्शंस लिए जा सकते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी, यानी कि अगर सेंसिटिव मैटर है तो भी हम नेचुरल जस्टिस को एक्सक्लूड कर सकते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, व्हेन नो अल्टरनेटिव अथॉरिटी एग्जिस्ट्स। नेक्स्ट है इंटरिम और प्रिवेंटिव एक्शंस फॉलोड बाय पोस्ट डिसीजनल हियरिंग, यानी कि रीजनड डिसीजन फॉलो हो रहा है यहाँ पे। एकेडमिक एवोल्यूशन एंड पॉलिसी डिसीजन है, यानी कि जुडिशियल इंटरफेरेंस को लिमिट कर दिया गया है तब। अब हम बात करेंगे नेचुरल जस्टिस के पिलर्स यानी कि प्रिंसिपल्स की हम बात करने वाले हैं नेचुरल जस्टिस की। पहला है नेमो जुडिक्स इन कॉजस हुआ। सेकंड, ऑडियल्टम पार्टम। थर्ड, स्पीकिंग ऑर्डर, रीजन डिसीजन। ठीक है, नेमो जुडिक्स इन कॉजस हुआ का मीन्स है नो वन शुड बी अ जज इन देयर ओन कॉज। ये प्रिंसिपल बाइस को प्रिवेंट करता है और इम्पार्शियलिटी को इंश्योर कराता है कि कोई भी इम्पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। सेकेंड, ऑडियल पार्टम है, जिसका मीन्स होता है हियर द अदर साइड, यानी कि पार्टीज को भी कहने का अधिकार होना चाहिए, यानी कि हम एक पार्टी को सुन के ही डिसीजन नहीं दे देंगे, हमें दूसरी पार्टी को भी सुनना पड़ेगा। पर्पस गारंटीज अ फेयर अपॉर्चुनिटी टू बी हेयर्ड, यानी कि पार्टी को भी सुनवाई का अधिकार है।
guarantees a fair opportunity to be heard. Third है speaking order, means authorities must provide reason for the decision to ensure transparency and accountability. यानी कि रीजन इज द सोल ऑफ जस्टिस, यहाँ पे अप्लाई होगा। एवरी जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी मस्ट गिव रीजन फॉर इट्स डिसीजंस। ओके, अब हम नेचुरल जस्टिस के 3 पिलर्स को वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे। पहले हमारे पास नेमो जुडिक्स इन कॉजा सुआ, ये एक लैटिन फ्रेज है जिसका मीन्स होता है नो वन शुड बी जज इन देयर ओन कॉज। दिस मैक्सिम implies that a person who has पर्सनल इंटरेस्ट यानी कि फाइनेंशियल, प्रोफेशनल और इमोशनल इंटरेस्ट है, वो एजुडिकेट नहीं करेंगे केस को। जस्टिस मस्ट नॉट ओनली टू बी डन बट मस्ट ऑल्सो बी सीन टू बी डन। ऐसा नहीं कि जस्टिस हो रहा है, जस्टिस होते हुए दिखना भी चाहिए। Nemo judex in causa sua is the fundamental principle of natural justice in law. It ensures fairness, impartiality and elimination of bias in decision making. बता दिया हमने, bias नहीं होना चाहिए। This doctrine mandates that any authority, judge or decision maker must remain impartial. If bias or a reasonable suspicion of bias exists, यानी कि अगर आशंका भी है कि जो पर्सन है वो बायस हो सकता है या होगा, the decision becomes invalid and can be set aside by the higher authority or court. Like members, public service, judges और मजिस्ट्रेट पर कुछ प्रोहिबिटेशन लगा रखे हैं, यानी कि वो अपने केस की खुद सुनवाई नहीं कर सकते हैं और ना ही एज अ जज बैठ के अपने केस को सुन सकते हैं। वहाँ पे डाउट है कि वो वहाँ पे पार्शियलिटी कर सकते हैं। अगर जजेस अपने ही केस की सुनवाई करने लगेंगे और अपने ही केसेस में निर्णय देने लगेंगे तो वहाँ पे पार्शियलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसमें बोला गया है कि अगर थोड़ा सा भी डाउट होता है कि पब्लिक सर्विस, जजेस और मजिस्ट्रेट बायस निकल जाएं तो जो डिसीजन उन लोगों ने बनाया है वो इनवैलिड हो जाएगा और हायर अथॉरिटी जो है या कोर्ट है उसे सेट असाइड कर देगी। हेमोजुडिक्स इन कॉजस हुआ के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? टू इंश्योर फेयरनेस इन जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग, to prevent misuse of power, to maintain public confidence in the judicial system, to uphold the rule of law. बायस यानी कि पार्शियलिटी कई टाइप की भी हो सकती है। जैसे पर्सनल बायस, जहां आपका पर्सनल हित छुपा हुआ है। पेक्यूनरी बायस यानी कि जहां आप पैसे से रिलेटेड कुछ इंटरेस्ट आपका जुड़ा हुआ है। सब्जेक्ट मैटर यानी कि कोई इन्वॉल्वमेंट है केस में सब्जेक्ट मैटर को रिलेटेड। डिपार्टमेंटल यानी कि कोई ऑफिशियल इंटरेस्ट आपका जुड़ा हुआ है, पॉलिसी बेस्ड इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। और या तो आपका ऐसा हित छुपा हुआ है जिसमें बोल रहा है कि आप उसको रिकंसिडर नहीं करेंगे जो कि मैटर पहले ही डिसाइडेड हो चुके हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल नेमो जुडिक्स इन कॉजा सुआ का इलस्ट्रेशन यानी कि एग्जाम्पल देखेंगे। मीन्स इफ अ यूनिवर्सिटी डिसिप्लिनरी कमेटी मेंबर इवेल्युएट्स अ केस, कोई केस इवेल्युएट करते हैं जहां उनके खुद के रिलेटिव फंसे होते हैं या इन्वॉल्व होते हैं, तो वो मे बी डिसीजन अपने रिलेटिव के हित में दे सकते हैं। तो जब वो डिसीजन अपने रिलेटिव के हित में देंगे तो उस डिसीजन को चैलेंज किया जा सकता है बायस के लिए। नेमो जुडिक्स इन कॉजा सुआ के भी कुछ एक्सेप्शन है, सेम एक्सेप्शंस होंगे जैसे हमारे नेचुरल जस्टिस के हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी यानी कि जहाँ पे कोई अल्टरनेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्शन डिस्प्यूट इन्वॉल्विंग कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। सेकेंड है स्टैट्यूटरी ऑथराइजेशन यानी कि जब लॉ परमिट करता है स्पेसिफिक अथॉरिटी को डिसाइड करने के लिए तब। थर्ड है वेवर, जब पार्टी अपनी मर्जी से कंसेंट देती है एजुडिकेटर को। नेक्स्ट हमारे पास प्रिंसिपल है ऑडी अल्ट्रम पार्टम, एक लैटिन फ्रेज है जिसका मीन्स होता है हियर द अदर साइड। दिस मैक्सिम मीन्स दैट नो पर्सन शुड बी कंडेम्ड और पेनलाइज्ड विदाउट बीइंग गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट देयर केस, यानी कि आपको अपना केस प्रेजेंट करने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है और आपके ऊपर डिसीजन ला दिया गया है कि हाँ आपको डिसीजन फॉलो करना है। तो ऐसा नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल का वॉयलेशन होता है, यानी कि ऐसा नहीं फॉलो किया जाएगा। इट इम्बॉइड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ फेयर हियरिंग यानी कि दोनों पार्टीज को सुना जाएगा। मीन्स एक्यूज्ड एंड विक्टिम बोथ हियर्ड। It is one of the most essential principles of natural justice in law, ensuring fairness, transparency in judicial and administrative proceedings. In legal terms, audi alteram partem requires that before any decision affecting an individual's rights, duties, or interest is taken, the concerned person must be notified of the charge, given an opportunity to respond, and allowed to present evidence and argument.
यानी कि डिसीजन लाने से पहले जो कि अफेक्ट करे एक इंडिविजुअल के राइट, ड्यूटी एंड इंटरेस्ट को, पर्सन को चार्ज का नोटिस दिया जाना चाहिए, उसे रिस्पॉन्ड करने के लिए फेयर अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए एंड उसे एविडेंस एंड आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करने के लिए अलाउ करना चाहिए. दिस डॉक्ट्रिन फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ प्रोसीजरल फेयरनेस इन डेमोक्रेटिक लीगल सिस्टम. पहला प्रिंसिपल है रूल अगेंस्ट बायस. मीन्स अ पर्सन जिसका किसी भी टाइप का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है केस से, वो केस को डिसाइड नहीं करेगा. सेकेंड प्रिंसिपल रूल ऑफ फेयर हियरिंग. मीन्स सुनवाई का अधिकार सबके पास है, विक्टिम के पास भी है एंड एक्यूज के पास भी है. बॉडी अल्टम पार्टम के इसेंशियल एलिमेंट्स देख लेते हैं. पहला नोटिस. मीन्स अफेक्टेड पार्टी जो है उसे चार्ज और एलिगेशन के बारे में इन्फॉर्म किया जाना चाहिए. सेकेंड राइट टू अ फेयर हियरिंग, यानी कि इंडिविजुअल को एजुकेट टाइम यानी कि पर्याप्त समय और अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो अपने आप को डिफेंड कर सके. थर्ड राइट टू प्रेजेंट एविडेंस, पार्टी को डॉक्यूमेंट, विटनेस एंड आर्ग्यूमेंट सबमिट करने का राइट देना चाहिए. राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन, यानी कि जो कि क्रेडिबिलिटी एंड रियाबिलिटी ऑफ एविडेंस को इंश्योर कराता है. राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन. सिक्स्थ हमारा है रीजन स्पीकिंग ऑर्डर. दिस इज आर थर्ड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. डिसीजन मस्ट इंक्लूड क्लियर रीजन टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी. यानी अथॉरिटी को अपने डिसाइड किए हुए डिसीजंस के लिए रीजन देना चाहिए जो कि इंश्योर कराता है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को. ऑडियल टर्म पार्टन के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. पहला यूनिवर्सिटी डिसिप्लिन, यानी कि एक स्टूडेंट को हम एक्सपेल्ट नहीं कर सकते हैं जब तक उसे हम डिफेंड चांस नहीं देंगे करने का चांस नहीं देंगे. सेकेंड एम्प्लॉयमेंट लॉ, यानी कि टर्मिनेशन से पहले एम्प्लॉय को सुना जाना चाहिए. एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन. अ गवर्नमेंट लाइसेंस कैन नॉट बी कैंसल्ड विदाउट इशूइंग अ शो कॉज नोटिस. ऑलमोस्ट सिमिलर एक्सेप्शंस होंगे ऑडियल टर्म पार्टम के. पहला है इमरजेंसी सिचुएशन, ठीक है, जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट या पब्लिक सेफ्टी का इंटरेस्ट आता है, रिक्वायर्ड होता है तो इमीडिएट एक्शन लेना पड़ सकता है. कॉन्फिडेंशियलिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी. थर्ड स्टैट्यूटरी एक्सक्लूशन. सर्टेन लॉज में एक्सप्रेसली एक्सक्लूड अ प्रायर हियरिंग. फोर्थ डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, जहाँ पे कोई अल्टरनेटिव अथॉरिटी एग्जिस्ट नहीं करती हो तो अप्लाइड होता है. नेक्स्ट इंटरिम प्रिवेंटिव एक्शंस, जब टेम्पररी ऑर्डर पास किया जाता है पोस्ट डिसीजनल हियरिंग के रिगार्डिंग. लास्ट है आपका पब्लिक इंटरेस्ट. अर्जेंट मेजर्स में ओवरराइड प्रायर हियरिंग रिक्वायरमेंट. थर्ड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की हम बात करने वाले हैं, वो है स्पीकिंग ऑर्डर. रीजनड ऑर्डर. अ स्पीकिंग ऑर्डर इज अ डिसीजन दैट क्लियरली स्टेट्स द रीजन अपॉन विच इट इज बेस्ड. यानी कि डिसीजन क्यों लिया गया इसके पीछे का रीजन जो होता है वो स्पष्ट होना चाहिए. It ensures transparency, fairness, accountability in judicial, quasi-judicial, and administrative actions. Speaking order is one that speaks for itself by providing the rationale behind the decision. ये एक्सप्लेन करता है कि पर्टिकुलर कंक्लूजन क्यों और कैसे आया. The speaking order is a reasoned decision that sets out the fact, issue, and evidence and legal grounds for the conclusion. रीजन डिसीजन का एक केस है मोहिंदर सिंह गिल वर्सेस चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो कि 1978 का केस है. इसमें बोला गया था रीजन मस्ट बी स्टेटेड इन द ऑर्डर इटसेल्फ. इन लॉ स्पीकिंग ऑर्डर इज एन ऑर्डर दैट कंटेन्स, क्या कंटेन होना चाहिए स्पीकिंग ऑर्डर में, फैक्ट होना चाहिए, इशू जो इन्वॉल्व है वो होना चाहिए, एविडेंस का एनालिसिस होना चाहिए, जो लॉ एप्लीकेबल हैं इन फैक्ट्स पे वो होना चाहिए, लॉजिकल रीजनिंग लीडिंग टू द फाइनल डिसीजन. फाइनल डिसीजन कैसे आया उसके पीछे का रीजन भी होना चाहिए. सच एन ऑर्डर रिफ्लेक्ट्स फेयरनेस एंड इज considered an essential component of the principle of natural justice, particularly the right to be heard. स्पीकिंग ऑर्डर के कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, उसमें क्या क्या होना चाहिए. पहला इंट्रोडक्शन एंड फैक्ट्स, यानी कि केस का बैकग्राउंड क्या है वो होना चाहिए. जिन क्वेश्चंस पे डिसीजन चाहिए वो क्वेश्चंस होने चाहिए. थर्ड एविडेंस को कंसीडर करना चाहिए. फोर्थ जो भी लीगल प्रोविजन यानी कि जो लॉ और जो प्रेसिडेंट्स अप्लाइड हुए हैं वो लिखे होने चाहिए. रीजनिंग एंड एनालिसिस, यानी कि डिसीजन के पीछे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होना चाहिए. कंक्लूजन एंड डिसीजन, यानी कि फाइनल आउटकम विद जस्टिफिकेशन होना चाहिए.
स्पीकिंग ऑर्डर के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए, फैसिलिटेट्स अपील्स होनी चाहिए एंड बिल्ड्स पब्लिक कॉन्फिडेंस। स्पीकिंग ऑर्डर के इलस्ट्रेशंस देखेंगे। नॉन स्पीकिंग ऑर्डर का एग्जाम्पल, जैसे कि हम एम्प्लॉय को इमीडिएट इफेक्ट के साथ डिसमिस कर देते हैं विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन, यानी कि हम एम्प्लॉय को एक्सप्लेन करने का टाइम भी नहीं देते हैं और ना ही हम उसे बताते हैं कि हमने आपको क्यों निकाला है, उसे हम इमीडिएट फायर कर देते हैं। दैट इज फॉल अंडर नॉन स्पीकिंग ऑर्डर, जहां हम सामने वाले को डिसीजन के पीछे का रीजन भी नहीं बता रहे हैं और उसे कोई हमें एक्सप्लेनेशन भी नहीं दे रहे हैं। एक और टर्म है जो कि नेचुरल जस्टिस के अंडर ही फॉल होता है, स्टे डिसीज। स्टे डिसीज का मतलब होता है टू स्टैंड बाय। अगर हम पूरे फ्रेज की बात करेंगे तो होता है स्टे डिसीज एट नॉन क्वेटा मोवरे, मीन्स टू स्टैंड बाय डिसाइडेड मैटर्स एंड नॉट डिस्टर्ब सेटल्ड थिंग्स। Stay disease is the principle that legal decisions should be guided by established precedents. Courts are bound to follow earlier judicial rulings to maintain uniformity and predictability in the law. It is the backbone of the doctrine of precedent. Doctrine of precedent यहाँ involve होता है, especially in common law countries like India, United Kingdom and United States. Stay disease कहता है कि जो डिसाइड हो चुका है वो फॉलो होगा, मीन्स प्रेसिडेंट फॉलो होंगे। कोर्ट का डिसीजन सब पे बाइंडिंग होता है, सुप्रीम कोर्ट ही केवल अपने डिसीजन को ओवररूल कर सकती है, मींस हायर कोर्ट का डिसीजन लोअर कोर्ट्स पे बाइंडिंग होता है एट एवरीबडी, इट इज बाइंडिंग ऑन एवरीबडी। ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, यानी कि यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ लॉ को इंश्योर कराती है। सर्टिनिटी होनी चाहिए, हेल्प इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशंस प्रिडिक्ट लीगल आउटकम्स। थर्ड, efficiency means saving judicial time by relying on established principles, यानी कि जो प्रिंसिपल established हो चुके हैं उस पर अपना समय बर्बाद ना करें। स्टेबिलिटी लीगल सिस्टम में ट्रस्ट को प्रमोट करती है। फेयरनेस मीन्स इंश्योर्स सिमिलर केसेस आर ट्रीटेड अलाइक, मीन्स लाइक ट्रीटेड अलाइक। अब स्टे डिसीज के अंदर दो टाइप के प्रेसिडेंट्स फॉलो होते हैं। पहला बाइंडिंग प्रेसिडेंट होता है, यानी कि जो लोअर कोर्ट्स को फॉलो करना होता है। एग्जांपल, हाई कोर्ट मस्ट फॉलो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजमेंट्स हैं वो हाई कोर्ट फॉलो ही करेगी, उसे हम बाइंडिंग प्रेसिडेंट कहते हैं। सेकेंड होते हैं परसुएसिव प्रेसिडेंट, मीन्स दीज इन्फ्लुएंस बट डू नॉट बाइंड द कोर्ट। ये इन्फ्लुएंस तो होते हैं बट ये कोर्ट को बाइंड नहीं करते हैं। डिसीजन ऑफ फॉरेन कंट्रीज हो सकते हैं, जजमेंट ऑफ अदर हाई कोर्ट्स हो सकते हैं, ऑबिटर डिक्टा एंड स्कॉलरी राइटिंग्स इन्वॉल्व होते हैं। दो टर्म्स हमने बात किए, रेशियो डिसिडेंडी मीन्स जो कि लीगल प्रिंसिपल और जो डिसीजन के पीछे का रीज़न है जो कि डिसाइड हो चुका है वो फ्यूचर केसेस पे भी बाइंडिंग होगा, ये कहता है रेशियो डिसिडेंडी। ऑबिटर डिक्टा कहता है कि परसुएसिव तो होते हैं लेकिन बाइंडिंग नहीं होते हैं। इंसिडेंटल रिमार्क्स मेड बाय जज। तो अब हम स्टे डिसीज के इलस्ट्रेशन यानी कि एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है तो देन ऑल हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट मस्ट फॉलो दैट रूलिंग इन सिमिलर केसेस। दिस एड्रीहेंस एग्जाम्प्लीफाइज द डॉक्ट्रिन ऑफ स्टे डिसीज। अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है तो सुप्रीम कोर्ट के नीचे जितने भी सारे हाई कोर्ट्स हैं और जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं वो सब सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को फॉलो करेंगे। स्टे डिसीजंस के भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, मींस कोर्ट भी अपने प्रेसिडेंट से डिपार्ट कर सकती है सर्टेन सर्कमस्टांसेस में। पहला है ओवर रूलिंग, मीन्स हायर कोर्ट जो लोअर कोर्ट ने डिसीजन दिया है प्रीवियस उसे सेट असाइड कर सकती है। सेकेंड, डिस्टिंग्विशिंग, अ कोर्ट डिक्लाइंस टू फॉलो प्रेसिडेंट ड्यू टू डिफरिंग फैक्ट्स, यानी कि फैक्ट्स अलग है इस वजह से कोर्ट डिक्लाइन कर सकती है कि हम इस प्रेसिडेंट को फॉलो नहीं करेंगे। थर्ड, पर इंक्यूरियम मीन्स कोई भी डिसीजन अगर लॉ के या प्रेसिडेंट के इग्नोरेंस में दिया गया है तो उसे हम फॉलो नहीं करेंगे। फोर्थ कहता है अ रूलिंग पास्ड विदाउट कंसिडरिंग अ क्रूशियल लीगल पॉइंट, तो भी हम उस डिसाइडेड प्रेसिडेंट को फॉलो करने से मना कर सकते हैं। लास्ट है प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, यानी कि कोई नया रूल अप्लाई हो रहा है फ्यूचर केसेस पे तो हम जो डिसाइडेड प्रेसिडेंट है उन्हें फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो दीज आर द एक्सेप्शंस जहाँ पे हम स्टे डिसीज को फॉलो नहीं कर सकते हैं या नहीं करेंगे। दीज आर द कंडीशंस। तो इसी के साथ हमने नेचुरल जस्टिस के 3
या कहें 4 पिलर्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। पहला है नेमो जुडिक्स इन कॉज़ा सिवा मीन्स अ पर्सन हु हैज़ पर्सनल, पेक्यूनियरी, ऑफिशियल और सब्जेक्ट मैटर इंटरेस्ट इन अ केस मस्ट नॉट डिसाइड दैट। सेकेंड है ऑडी अल्ट्रम पार्टम मीन्स reasonable opportunity of being heard must be provided to both parties accused as well as victim, यानी कि सुनवाई का अधिकार सबके पास है। थर्ड, रीजन डिसीजंस मीन्स स्पीकिंग ऑर्डर विच स्टेट दैट every judicial or quasi judicial authority must give reason for its decision, यानी कि आपने ये डिसीजन क्यों दिया है इसके पीछे का एक क्लियर रीजन होना चाहिए। फोर्थ जो बात करता है स्टेयर डिसीज एट नॉन क्यूटा मोवरे, इसका मीन्स होता है टू स्टैंड बाय डिसाइडेड मैटर्स एंड नॉट डिस्टर्ब सेटल्ड थिंग्स। इसका मतलब जो डिसाइड हो चुका है, जो प्रेसिडेंट डिसाइड हो चुके हैं हम उन्हें ही फॉलो करेंगे जिससे कोर्ट का समय भी बचे।